के इतिहास में नरसंहारों के कई काले अध्याय हैं, जिनमें औरंगाबाद जिले के मियांपुर की वो काली रात भी शामिल है। साल 2000 में हुए इस कत्लेआम ने पूरे राज्य को हिला दिया था। उस नरसंहार में 34 बेगुनाहों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिहार का आखिरी नरसंहार था, लेकिन जातीय टकराव की सबसे भयानक रात थी। तारीख थी 16 जून 2000। औरंगाबाद जिले का मियांपुर गांव, जहां ऐसा नरसंहार हुआ जिसके बाद सियासत से लेकर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। बिहार के नरसंहार के आज के एपिसोड में बात करेंगे मियांपुर नरसंहार की। तारीख थी 16 जून और साल था 2000। पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर औरंगाबाद जिले का एक छोटा सा गांव मियांपुर, अरवल और गया जिले के बॉर्डर पर मौजूद गोह प्रखंड का ये गांव उस दिन सुबह से ही सहमा हुआ था, क्योंकि सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिससे गांव वाले सहम गए थे। उन्हें आभास हो गया कि मियांपुर पर कहर टूटने वाला है। गांव में भैंस ढूंढने के बहाने कुछ लोग अचानक पहुंच गए तो मियांपुर के लोगों के कान खड़े हो गए। मियांपुर के लोग किसी अनहोनी की आशंका से डर गए थे। वो भागे भागे पुलिस के पास पहुंचे, जो गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। करीब वही 7:45 में पहले हमारे गांव में पुलिस आई। समझे ना, पुलिस आई तो कहा कि आप लोग के हड़वा, हमने सूचना दिए थे पुलिस के। 4 पहले CID आया था, वो कहा कि भाई भुलायल है, भाई खोज रहे हैं। नाम पूछल गया तो नाम भी बताया कि सिद्धरामपुर घर है। उसके बाद में वो सब निकल गया तो हमने के शक होने लगा। सहरसा पिकेट था, वो पहले हमने की हिदायत कर दिया था कि मियांपुर पर टारगेट है पुलिस ने। तो आप लोग समझ नहीं पाए थे कि वहां से निकल जाते वक्त रहते कि पूरा गांव छोड़ के कहाँ निकल जाते। वो करीब वो सब आया था 11-12 बजे दिन में, और रात्रि में 8 बजे घटना हुई है। तो उसके बाद में हमने पुलिस के इन्फॉर्म किए करीब 2-3 बजे जाके। सहरसा पिकेट था, उस पर वो एक्शन नहीं लिया। फिर रात में आया, वहाँ के इंचार्ज नहीं थे थाना, वहाँ पिकेट पर उफारा गेल थे। इसके बाद में वो 7 बजे आया यहाँ पुलिस, हम लोग के बुलाया। उसमें हम थे, सहरसा गए थे। उसके बाद में आया पुलिस, कौन कौन आदमी गया था सहरसा, वहाँ आइए गए हम लोग। वो सब कहा कि हड़वाने के बात न है, कुछ होगा तो आना हमारे पास में, हम तुरंत आ जाएंगे। याद हुआ था कि दिन में आया और भैंस खोलने के खोजे आवे थी, और उसको बाद में हम लोग को नज़र पड़ा कुछ सामान ले ले था, तो हम लोग पछा किए सहरसा तक। तो हमारे जब गए तो लोग कह दिया पुलिस लोग कि नहीं सही सब सनारे के आदमी है, तो भाई खोज रहा है। तो हमने कह के लोग चल गए कि सर कहीं कुछ हमको ही हो जाएगा तो ठीक नहीं है। यही में हमने खाना पना गेली, लौट ली, और वही 1 घंटा के बाद हमने ही कराम। आप कहाँ थे उस वक्त? घर ही है। तो फिर आपके छुप गए थे, भाग गए थे? हाँ भाग ली। भाग गए? हाँ, जान लेके भाग ली। आपके परिवार के भी लोग इसमें? ना, हमारे तो लड़कन है रुआ बाहर में। अच्छा, वो इसलिए बच गए? हाँ, वही में बच गए। पुलिस देर शाम गांव में पहुंची थी। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया कि कुछ नहीं होने वाला। लोगों ने भारी मन से यकीन कर लिया। रात के 7:45 बज चुके थे। पुलिस वाले वहां से निकल चुके थे। गर्मी का मौसम था, ज्यादातर लोग घर से बाहर थे। कुछ लोग छतों पर टहल रहे थे, कई लोग अभी खेत से लौटे भी नहीं थे। कुछ लोग नहर पर भी बैठे हुए थे। तभी नजर उत्तर की तरफ से गांव की तरफ बढ़ रहे कुछ लोगों पर पड़ी।
रात के करीब 9 बजे थे। गांव के नजदीक से गुजर रही नहर के पास 4 से 5 लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने दूर से एक भीड़ को देखा। हथियारों से लैस बंदूकें, तलवार लेकर वो मियांपुर गांव की तरफ आगे बढ़ रही थी। लोगों ने शोर मचाया। लगभग 200 से 250 की संख्या में वो भीड़ गांव में दाखिल हो गई। नहर पर बैठे युवक तेजी के साथ गांव की तरफ भागे और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू कर दिया, भागो भागो। लेकिन जब तक लोग संभल पाते तब तक हमलावर वहां पहुंच चुके थे। हम लोग देखे थे कि उत्तर साइड से आया, अब आया उधर से गोली मारते इधर आया। हाँ, हम लोग इधर उधर भागते चले। ये देखे तो आप भागे इसलिए बच गए? हाँ हाँ, हाँ। कहाँ किधर भागे आप? भागे उधर, इधर बाद में भागे, उधर भागे, उधर उहे में बाद में बच गया थे। हाँ। परिवार के लोग? परिवार के लोग और परिवार में मरे थे, मराए थे। सोचते हैं तो आज भी डर लगता है, वो सब याद आता है तो? याद आता था। राबड़ी देवी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बने महज 100 दिन हुए थे और 1 साल के भीतर ये 8वां नरसंहार था। विपक्ष लगातार हमलावर था, लेकिन इसे लेकर कई सवाल भी थे जो सबके जहन में थे। मियांपुर गांव, जहां आज भी वो जख्म लोगों के भीतर ताजा हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर। आपका नाम क्या है? सत्येंद्र कुमार यादव। सत्येंद्र जी, क्या हुआ था उस वक्त? नरसंहार हुई थी जी। 33 आदमी मारे गए थे। 33 आदमी? आप उस वक्त मौजूद थे, आपने सब कुछ देखा? देखे हैं। क्या कह रहे थे वो लोग? आपने सुना उन्हें कुछ कहते हुए जब हमलावर आए थे और सबको घेर लिया था? वही बदला के भावना पूरा किया। क्या किया? सेनारी का बदला। उस वक्त रात में किस समय के लगभग ये अटैक हुआ और आप कहाँ थे उस दौरान? उस समय गाँव में थे। तो आप छिप गए थे? हाँ, छिप गए थे। हमलावरों ने चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनके टारगेट पर यादव जाति के लोग थे। वो जाति पूछते, फिर उन्हें खींचकर एक जगह पर इकट्ठा करते। इस तरह 40-50 लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। इनमें ज्यादातर यादव जाति के लोग थे, कुछ दलित और कुछ दूसरी जातियों के लोग। हमलावरों ने 40 से 45 लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें यादवों के अलावा दलित भी थे। दलितों को लगा कि शायद वो उन्हें मारने आए हैं, इसलिए उनके पूछने पर कुछ दलितों ने अपनी जाति यादव बताई। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। इस बार उनके टारगेट पर यादव थे और जो लोग गैर यादव समाज के थे उन्हें बंदूक की बट से मारकर वहां से भगा दिया गया और जो बचे, फिर हुआ नरसंहार। हमलावरों ने हाथ पैर बांधकर सबको लाइन में खड़ा कर दिया। फिर बारी बारी से उनकी जाति पूछने लगे। फिर 10 से 12 हमलावरों ने एक ही साथ गोलियों की बौछार कर दी। लोगों की चीखों से पूरा आसमान गूंज रहा था। लाइन में खड़े सभी लोग निढाल होकर गिरते गए। बारिश की वजह से गांव की गलियां कीचड़ से सन गई थी। महिलाओं को गोली मार मार कर कीचड़ में फेंक रहे थे। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर भाग रही थीं। हमलावरों ने उनकी गोद से बच्चों को छीन कर काट डाला। 150 घर हैं अभी गांव में। उस दौरान भी इतने ही थे? उस समय कम था। कम थे? 100 के लगभग घर था। हाँ, तो कितने घरों पर उन्होंने, कितने यादवों के घर थे जिन पर उन्होंने हमला बोला? करीब करीब सब घर में तो हो ही गया था। ज्यादा आबादी यादवों की ही थी यहाँ पर, ज्यादा घर यहाँ पर यादवों के ही थे। और इसीलिए ये कहा गया कि जब हमलावर आए तो उन्होंने पूछा लोगों से कि किन किन घरों में यादव रहते हैं, और ये पूछ के बाहर निकालकर निर्मम तरीके से उन्हें मारा गया, बर्बरता की गई थी। लेकिन आज ये वही गाँव है। आप देखिए, अभी तो फिलहाल आपको इस गाँव में खुशहाली नजर आएगी। लोग जो यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो ये पूरा गांव, लगभग 150 घर हैं आज इस गांव में, लेकिन कभी इस गांव में 100 लगभग घर थे। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पलायन करके चला गया हो। इतने सारे एपिसोड हमने आपको दिखाए जहाँ पर ज़मीनें बंजर पड़ी हैं, कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन मियांपुर गांव एक ऐसा है जो अभी हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर लोगों ने अपने घरों को वापस बसाया। कितना समय लगा गांव को इस चीज़ से उभरने में, क्योंकि वो जनरेशन जिन्होंने ये सब देखा है उनके लिए तो आज भी वो जख्म ताज़ा है ना। इस पर हम लोग सोच भी नहीं किए, जो मार दिया हो गया। हमने कोई गलत न किए थे, गलत किया हमने भगवान पर रह गए डिपेंड। ये देव मतिया कुंवर है।
हमलावरों ने देवमतिया पर निशाना साधते हुए 3 गोलियां दागी थी। पहली गोली से वो बच गई, दूसरी गोली इनके हाथ पर लगी, लेकिन तीसरी गोली इनके गाल में छेद कर गई। देवमतिया जिंदा तो बच गई, लेकिन चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया, आवाज भी लड़खड़ाने लगी। इस गांव में एक और बुजुर्ग महिला हैं जो खुद एक बहुत बड़ी गवाह हैं, चश्मदीद हैं, और उनके शरीर पर बने निशान ये गवाही दे रहे हैं कि उस रात क्या हुआ था। माता जी हमारे साथ, क्या हुआ था माता जी? गोली लगी थी? कहाँ लगी थी? यहाँ? आप सोचिए कि अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तो वो मंजर क्या रहा होगा, कैसे महिलाओं के बीच में चीख पुकार मची होगी उनके सामने जब उनके बच्चों को निर्मम तरीके से कत्ल किया जा रहा होगा। जो लोग घायल हुए हैं, क्या वो वाकई जिंदा हैं? ये बड़ा सवाल है। इसी गांव के राम सुरेश यादव ने उस नरसंहार में अपने परिवार के 6 सदस्यों को गंवा दिया था। राम सुरेश की किस्मत अच्छी थी, वो उस वक्त धनबाद में थे, लेकिन पत्नी मियाँपुर में ही रहती थी। गांव पर जब हमला हुआ तो राम सुरेश यादव की पत्नी चिंदा देवी और परिवार के दूसरे सदस्य डर के मारे छत पर पहुंच गए। आपने उस वक्त ये नरसंहार मंजर देखा था? नहीं, मैं नहीं था यहाँ, मैं धनबाद रहता था। मेरी वाइफ थी, चश्मदीद में है, और हम तो धनबाद चले गए थे। मेरे फादर थे, मेरी माँ थी और हमारी पत्नी थी। माता जी, क्या देखा था आपने उस दिन? क्या हुआ था उस दिन? 7:30 बजे आया बाहर से छत से, और ऊपर चढ़ गया। हम लोग ऊपर चढ़ गए। हमारा ससुर थे और एगो चचेरी बहू थी, 2 गो जाउत थे, मैंने भैंसुर का लड़का, और हम थे। सबको मार दिया, हम एगो बच गए। आप कैसे बच गए? सबको जान से मार दिया आपकी आंखों के सामने? इसको भी मरा हुआ समझा, इसको भी समझा कि मर गई। गोली लगा हुआ है। गोली यहाँ लगा, गोली लगी है यहाँ। हाँ, वो ऐसे निकल गया गोली। हाँ, एक कट गया यहाँ से, एक यहाँ से, ये लटक गया था, गोली लगा। सो हमारा पिताजी के तो लग रहा था कि कोई छुड़ा उड़ा मार दिया। उनको गोली लगने के बाद, हाँ, हमारे पिताजी को गोली लगने के बाद वो हाथ में कुछ डंडा या फलसा जो भी रखे थे, बहुत ही उनकी, हमारी वाइफ नीचे थी, इस सबको चढ़ा लिया। मेरी बहू थी भाई की, और 2 भतीजा था, वो सबको बोले कि भागो भागो। हाँ, इसी घर में सबको छत पर चढ़ा लिया, खुद को भी चढ़ गए, और चढ़ने के बाद सोचे कि सुरक्षित होगा। हमारे चाचा जी का आगे घर है, वो छत था, ये मकान नहीं था, खपड़े की मकान थी, और उसको कोठा बोलते हैं। तो छत के सामने सीढ़ी लगा हुआ था बांस का, ऊपर से चढ़ा और दूर से ही गोली चलाना शुरू किया। तो लेडीज़ लोग या बच्चा लोग के लग गया तो टप टप इन लोग गिरा, कोई मरा, कोई मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। और हमारा बाबूजी को भी गोली एक लगा था, लेकिन वो उन लोग से लड़े, और लड़ने के बाद भी उनको फिर भुजाली मार दिया। राइफल में नहीं होता है छुड़ा, वो मार दिया, पूरा आंतड़ी बाहर आ गया मेरे फादर का। और मेरी माँ को छोड़ दिया। माँ को बोला कि तेरे घर का सब कोई खत्म, तुम बिना मारे मरी गई। ये बोल कर गए? ये बोल कर गया कि तू बोली कि मेरे को क्यों जिंदा छोड़ रहे हो, हमको भी मारो गोली। बहुत बोली उल्टा सीधा, मेरी माँ बहुत बोली, लेकिन मार दे, लेकिन फिर भी नहीं। जिस माँ के आगे पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। हाँ, तो वो बोला कि तुम तो बिना मारे मर गई। रात में ही गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। रात 2 बजे के आसपास पुलिस गांव में पहुंच चुकी थी, लेकिन तब तक हमलावर बहुत दूर जा चुके थे। पुलिस ने पहुंचते ही लाशों का अंबार देखा। 34 लोगों का कत्ल हुआ था, जिनमें सबसे ज्यादा यादवों की संख्या थी। मारे गए लोगों में 13 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल थे। 15 लोग जिंदा बच गए थे, उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात करीब 2 बजे पुलिस गांव पहुंची। पूरा गांव लहूलुहान हुआ था। शवों को देखकर पुलिस भी सिहर उठी। 34 शव मिले थे, जिनमें से 26 यादवों के थे, 6 दलितों के थे और 2 अन्य जातियों के। पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि शवों को उठाएं तो कहां से उठाएं। वो मंजर बेहद खतरनाक था। इस भीषण नरसंहार के बाद एक सवाल तेजी से खड़ा हुआ, क्या यह सेनारी नरसंहार का बदला था? क्योंकि महज 1 साल पहले जहानाबाद के सेनारी गांव में 34 सवर्णों की हत्या कर दी गई थी। माना गया कि सेनारी का बदला लेने के लिए ही
रणवीर सेना ने मियाँपुर नरसंहार को अंजाम दिया है। जातीय द्वेष की भावना उस कास्ट के जो स्वर्ण जाति के भूमिहार लोग हैं उनको फीलिंग हुआ कि हम लोग के माने तकलीफ या ठेस पहुंचाने वाला यादव लोग ही सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा ये सेनारी का बदला है। हाँ बोला है सेनारी का बदला। मैं तो था नहीं लेकिन सुनने को मिला, न्यूज में आया, पेपर में आया कि हम लोग बदला ले चुके हैं। जाते बकरे के मन यहाँ यादव का बस्ती है। यहाँ कोई अति नहीं है, यहाँ कोई आदमी नहीं है। पार्टी में न पौवा में कोई नहीं रहता था। निर्दोष आदमी था, सब सुतल पड़ा आदमी रहता था। और उसी समय में आया मारते गया वो। तो ये कहा गया कि सेनारी का बदला है। हाँ, ना उन लोगों की कोई गलती थी ना यहाँ लोगों की कोई गलती कोई थी। गलती नहीं थी। तो क्या ये सिर्फ क्या आपको लगता है कि उस समय की राजनीति थी? राजनीतिक नहीं था, वो आती पावा पार्टी में चलता था वो सब लोग। इसी में वो लोग को मारा, उधर तो इधर भी मार दिया। बदला वह लिया। लेकिन बहुत बड़े बड़े नरसंहार हुए बिहार में। हाँ बहुत बड़ा बड़ा हुआ। हाँ। मियाँपुर नरसंहार के 25 साल हो चुके हैं, लेकिन लोग पुराने जख्मों को याद नहीं करना चाहते। गांव का बच्चा बच्चा अब शिक्षा के जरिए इस गांव को बदलने की कोशिश में है। वो एक दौर था जब नरसंहार इनकी किस्मत में थी। आज भी एक दौर है लेकिन बदल चुका है। आप देखिए कि यहाँ पर इतने सारे बच्चे आपको नजर आएंगे पूरे गांव में। देखिए ये नई पीढ़ी है इस गांव की, ये भावी पीढ़ी है और ये लोग इतने ज्यादा सकारात्मक हैं अपने गांव को लेकर, शिक्षा को लेकर। यहाँ के लोग भी यही कहते हैं कि एकमात्र अगर कोई हथियार है किसी भी हिंसा का जवाब देने के लिए तो वो शिक्षा है। और वो शिक्षा अगर बच्चों को मिलेगी, आने वाली पीढ़ी को मिलेगी, तो फिर ऐसा कोई नरसंहार ना केवल बिहार में, देश के किसी भी हिस्से में नहीं हो सकता। जी जो हम लोग के बारे में बोला जाता है। अच्छा, जादव के बारे में बदनाम किया गया था। हाँ, क्या जानते हो? और जानते हैं कि एमसी जो जादव का कैडर, बैकवर्ड का कैडर होता था, उसको बदनाम करके धरा, वो अब नहीं है। फॉरवर्ड लोग अभी कुछ अधिक रखता। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा बिरजू कुमार नाम है। बिरजू, ये बताओ कौन सी पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? ग्रेजुएशन कर रहे हो? कितने साल के हो? 25 साल के हो। अच्छा फिर तो ठीक है, क्योंकि बिरजू को देखकर मैं थोड़ा धोखा खा गई थी। मुझे लगा कि शायद ये बिरजू, लेकिन अच्छी बात है। इस नरसंहार का आरोप अगड़ी जातियों के संगठन रणवीर सेना पर लगा। 17 जून की सुबह 11 बजे FIR दर्ज हुई, लेकिन इसे औरंगाबाद मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने में 3 दिन लग गए। गांव वाले इस बात पर अड़े थे कि सीएम को बुलाओ। उन्होंने लाशों को ले जाने से मना कर दिया। दोपहर में हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री राबड़ी देवी वहां पहुंची। उन्होंने मृतकों के हर परिवार को 1,10,000 रुपए देने का ऐलान किया। इसके बाद गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। औरंगाबाद पुलिस ने 4 सितंबर 2000 और फिर 11 अप्रैल 2002 को 2 फेज में चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान 69 लोगों ने गवाही दी। 20 दिसंबर 2007 को औरंगाबाद सिविल कोर्ट ने मियाँपुर नरसंहार मामले में 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपए जुर्माना लगाया। इसके बाद आरोपी पटना हाई कोर्ट पहुंच गए। जुलाई 2013 में हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते 10 में से 9 आरोपियों को बरी कर दिया। ये नरसंहार कितना बड़ा था, इसकी कहानी इस गांव का हर घर, हर शख्स बयां कर रहा है। काश न्याय भी उतना बड़ा होता और एक नजीर पेश करता। या तो गवाह बदल दिए जाते हैं या फिर वक्त आने पर गवाह मर जाते हैं। बिहार के नरसंहार के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ पयोधी शशि, मियाँपुर, औरंगाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।